अरे गोलू, देखो टेबल 69 पे व्यूअर्स आए बेटा, उनको वीडियो दिखाओ जरा बढ़िया सा। हाँ जी पाजी आया। हेलो जी। तो भाइयों और उनकी बहनों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरस्टेलर क्या बला है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वाला वीडियो तुम्हारे काम का नहीं है। जाओ जाके डोरेमोन देखो, भागो यहाँ से, क्योंकि इंटरस्टेलर देखी ही नहीं होगी तो सब बाउंसर ही जाने वाला है। फटाफट इंटरस्टेलर देख लो 100-200 बार, फिर ये वीडियो भी देख लेना, तब मज़ा आएगा, ठीक है। सो अबाउट दिस वीडियो हमने ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े होंगे या सुने होंगे इस मूवी के, राइट। इसलिए आई हैव ट्राइड कि मैं कुछ नए फैक्ट्स सामने लाऊं और जो पुराने कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उसे थोड़ा समझा भी दूं। तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है यार, और आई कांट वेट टू शेयर। सो लेट्स स्टार्ट जल्दी से। सो द वेरी फर्स्ट फैक्ट जो मुझे फैसिनेटिंग लगा इज़ दैट स्टीवन स्पिलबर्ग वॉज फर्स्ट अटैच टू डायरेक्ट इंटरस्टेलर। आई मीन तुमको बताया है मैंने कि स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवीज़ कितनी ज़ोरदार होती हैं। सो बिफोर क्रिस्टोफर नॉलन साइंड ऑन टू डायरेक्ट इंटरस्टेलर and turned it into a big budget ethereal homage to Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey, जिस पॉइंट ऑफ फैक्ट पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, स्टीवन स्पिलबर्ग वॉज ऑल रेडी टू डायरेक्ट द मूवी एंड वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। इन फैक्ट स्पिलबर्ग मूवीज़ से अटैच थे 2006 से, एंड उन्होंने जॉनथन नोलन के साथ अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू किया था। FYI जॉनथन नोलन क्रिस नोलन के छोटे भाई हैं, जो तो नेम से ही पता चल गया होगा। हाँ, तो जैसे ही स्पिलबर्ग मूव्ड ऑन टू अदर मूवीज़ एंड इंटरस्टेलर अनाथ हो गई मतलब बिना डायरेक्टर के रह गई, जॉनथन नोलन ने क्रिस नोलन को वो प्रोजेक्ट सजेस्ट किया, और क्रिस के पास ऑलरेडी अपने आइडियाज़ थे फॉर अ साई-फाई एपिक। सो उन्होंने वो आइडियाज़ एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट में इंसर्ट करके फिल्म को उसका फाइनल फॉर्म दिया। सेकेंड, ओके, सो सेकेंड फैक्ट इज़ कनेक्टेड टू आवर प्रीवियस फैक्ट। अब जैसा मैंने बताया कि स्टीवन स्पिलबर्ग वॉज ऑल सेट टू डायरेक्ट इंटरस्टेलर, तो उसके अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था मूवी का, दैट वाज एंटायरली अ डिफरेंट मूवी। उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मर्फ वॉज अ बॉय एंड ह्यूमंस की जगह प्रोब्स को स्पेस में भेजा था, आई मीन डिफरेंट प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने के लिए, और उसी से कूपर को नासा का सीक्रेट बेस मिला था। And all the robots were more of in a humanoid form with shoulders, hands and all that. And TARS was going to be sucked into space while the ship was stuck between two black holes. Yep, there were going to be two black holes. Just imagine story कितनी different होती अगर इसमें से कुछ भी final movie में होता तो। Third, तो इस पॉइंट के लिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि sci-fi मूवीज़ में कितना भारी भरकम CGI चाहिए, बट हमारे नॉलन भाई साहब कहाँ कुछ सीधे सीधे करने लगे। उनकी मूवीज़ में ही वांट्स के कम से कम CGI यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरस्टेलर का वो कॉर्न फील्ड वाला सीन, दैट होल 500 एकर्स ऑफ कॉर्न वाज ओन्ड बाय नॉलन, जो तो मैन ऑफ स्टील में भी यूज़ किया था, एंड उन्होंने एक्चुअली प्रॉफिट कमाया था उसे सेल करके। एंड मैन ऑफ स्टील की बात जब निकली है तो एक और कॉमन डिटेल इन दोनों मूवीज़ में है कि जो वर्म होल इस मूवी में सैटर्न के पास बताया है इज़ द एग्जैक्ट सेम प्लेस शोन इन मैन ऑफ स्टील व्हेन सुपरमैन अराइव्स इनटू आवर सोलर सिस्टम एज अ चाइल्ड। फैसिनेटिंग, राइट। वर्म होल से ही हमारा नेक्स्ट फैक्ट आता है। सो आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये ऑलरेडी पता है, बट ये एक बहुत ही नोन फैक्ट है कि सैटर्न के पास जो वर्म होल इस मूवी में दिखाया है, दैट इज़ डायरेक्ट रेफरेंस टू 2001's ओरिजिनल स्टोरी। 2001 अ स्पेस ऑडिसी ऑलरेडी एक आइकॉनिक मूवी है डायरेक्टेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक, एंड द वर्म होल नियर सैटर्न वॉज स्टैनलीज ओरिजिनल प्लान फॉर हिज मूवी। बट 60s में विजुअल इफ़ेक्ट्स इतने एडवांस नहीं थे कि सैटर्न एंड उसकी रिंग्स को बिग स्क्रीन पे ला सकें। सो उन्होंने देन सैटर्न की जगह जुपिटर पर वर्म होल दिखाया। बट नोलन के हाथ में तो $165 मिलियन एंड स्टेट ऑफ द आर्ट CGI टेक्नोलॉजीज़ थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्यूब्रिक के आइडिया को फाइनली बिग स्क्रीन पे लाएंगे। सो नाउ यू नो, इन इंटरस्टेलर as few green screens as possible were used to give the actors something to react to. Usually एक big budget production like Interstellar will shoot everything in front of a green screen और उसके बाद visual effects place करेंगे around the actors in every shot during post production. बट भाई नॉलन भाई साहब का दिमाग अलग चलता है।
ही डिडंट लाइक द आइडिया कि एक्टर्स रिएक्ट करें टू द थिंग्स दे कुड नॉट सी। सो बेसिकली इस मूवी में विजुअल इफ़ेक्ट्स शूटिंग से पहले ही क्रिएट कर लिए एंड देन उसे एक्टर्स के अराउंड स्क्रीन्स में प्रोजेक्ट किया। अगर वो स्पेसक्राफ्ट के विंडोज़ से बाहर देखें तो उनको ग्रीन स्क्रीन्स की जगह स्पेस और प्लैनेट दिखेगा जिसमें वो करंटली हैं। तो उनके रिएक्शंस जेन्युइन थे। टॉक अबाउट डेडिकेशन। हाँ, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड इक्वली अमेजिंग फैक्ट थोड़ा टेक्निकल फैक्ट है, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ पहले। इंटरस्टेलर मूवी से जुड़ा एक और नाम है डॉक्टर किप थॉर्न एंड उन्होंने वीएफएक्स सुपरवाइज़र पॉल जे फ्रैंकलिन और टीम के साथ वर्म होल क्रिएट किया है। एंड इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि डॉक्टर किप ने सेवरल पेजेस ऑफ डेटा दिया था टीम को, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स थियोरेटिकल इक्वेशंस थे एंड इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए उनके पास जो सॉफ्टवेयर थे उनसे काम नहीं चलने वाला था, जिसके लिए उन सब को एक ब्रांड न्यू CGI सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़ा टू क्रिएट एक्यूरेट कंप्यूटर सिमुलेशंस ऑफ ऑल द फिनोमिनास उन सब इक्वेशंस के बेस्ड पे। एंड नाउ सम मोर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ये CGI प्रोग्राम और विजुअल इतना भारी भरकम था कि कुछ इंडिविजुअल फ्रेम्स को रेंडर होने में ऑलमोस्ट 100 आवर्स लग रहे थे एंड आई गेस वो फ्रेम्स ब्लैक होल एंड वर्म होल्स के ही होंगे और सिर्फ इन सीन्स का डेटा ही 800 टेराबाइट्स क्रॉस कर चुका था, विच इज़ ऑलमोस्ट अ पीटाबाइट। और ये शॉकिंग क्यों है ये मैं अभी बताता हूँ। जो फर्स्ट इमेज ऑफ अ रियल ब्लैक होल हमने विटनेस की है उसका टोटल डेटा वाज ऑलमोस्ट 4.5 पीटाबाइट्स। सीरियसली आई डोंट नो आप लोगों को मैं कितना समझा पाया हूँ, बट दिस इज़ माइंड ब्लोइंग एंड नॉलन ने इतनी मेहनत क्यों की है इज़ आवर नेक्स्ट फैक्ट। डिस्पाइट इंटरस्टेलर इज़ अ साइंस फिक्शन मूवी, नॉलन को ये मूवी जितना हो सके साइंटिफिकली एक्यूरेट बनाना था। सो जब वो स्क्रिप्ट रीराइट कर रहे थे स्पिलबर्ग की, विच वॉज मोर फिक्शनल, उन्होंने थॉर्न के साथ मिलके द वॉर्प्ड साइड ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। कर्व्ड स्पेस टाइम, होल्स इन द फैब्रिक ऑफ रियलिटी, हाउ ग्रेविटी बेंड्स लाइट, एवरीथिंग। एंड थॉर्न एंड क्रिस ने पर्सनली भी कहा था दैट द हार्ट ऑफ दिस मूवी इज साइंस and it is preserved from the beginning itself. Impressive, really. Hats off to Nolan. And now if I talk about realistic details, remember that giant dust clouds in the movie? वो सब real थे। Large fans use करके एक cellulose based synthetic dust air में blow किया था उस scene के लिए। This is called perfection. एंड नेक्स्ट फैक्ट या डिटेल कहूँ तो जो हम सब ने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इंटरव्यूज़ देखे थे मूवी के स्टार्टिंग एंड एंड में ऑफ ओल्डर सर्वाइवर्स, वो एक्चुअली में 2012 की मूवी द डस्ट बोल से हैं एंड दे आर इन फैक्ट रियल सर्वाइवर्स ऑफ दैट नेचुरल डिज़ास्टर। दे वर नॉट एक्टर्स, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग रियली। सो यार अभी तो स्टिल बहुत सारे फैक्ट्स बाकी हैं इस मूवी से रिलेटेड, पर अगर और ज़्यादा इंक्लूड किए तो बहुत लंबी हो जानी है वीडियो, तो वो सब फिर कभी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना तो हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वन।